एक समय की बात है, कानपुर शहर में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी थी और उसकी माँ भी साथ में रहती थी। उसकी पत्नी कविता बहुत ही घमंडी टाइप की औरत थी। अपनी सास से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उसके साथ साथ में रहती थी, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता था और दिन ब दिन सुनाती रहती थी अपने पति को। एक दिन आखिर बोल ही देती है कि अपनी ये बूढ़ी माँ को अपने छोटे भाई के पास क्यों नहीं छोड़ आते हो। हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए रख रखा है इन पे। दवाई कब तक कराएं इनकी, उन उसके पास छोड़ कर आओ इनको। अरे कैसी बातें करती हो तुम। वो माँ है मेरी, यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। छोटा भाई इतना कमाता नहीं है कि मैं उसके पास छोड़ आऊँ। मैं थोड़ा अच्छा काम करता हूँ इसलिए वो मेरे पास रहती है माँ। और भाई कहाँ से रखेगा माँ को। लेकिन वो फिर भी नहीं मानती है, घूर के देखती रहती है अपने पति और बोलती है कविता, देखो मेरी बात सुन लीजिए। मैंने तो पहले ही कहा था, जब पिताजी गुजर गए थे तभी बात हुई थी कि कुछ दिन यहाँ पर रहेंगी सासू माँ, फिर आपके छोटे भाई के पास रहेंगी वो। अब उनसे बोल दीजिए ना साफ साफ, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, हमारे भी बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं। हाँ हाँ परेशान मत हो, मैं बात करके देखता हूँ छोटे को। अगर वो हाँ कर देगा तो मैं माँ जी को छोड़ आऊँगा वहीं पे। तुम पता नहीं कैसी औरत हो, मेरे समझ में नहीं आता। मेरी माँ है, तुम्हारी माँ होती तो क्या करती तुम भी ऐसे ही रहने नहीं देती क्या घर पे। बेचारी वो कहाँ जाएं, छोटा भाई दुखी रहता है, उसके पास जाएंगी। चल कोई बात नहीं, मैं बात करके देखता हूँ। इधर रमेश की माँ सावित्री बहुत ही दुखी होती थी अपने बहू बेटे को इस झगड़ते हुए। रोज रोज का यही था कि, और सावित्री एक दिन सोचती है कि मेरी वजह से रोजाना झगड़ते रहते हैं, आखिर कहाँ जाऊं। और अपने पति को याद करती है, आप तो चले गए मुझे छोड़कर, मेरा कौन है। बेटा बहू में मुझे लेके झगड़ते हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं। इस उम्र में कोई नहीं होता सहारा हमारा। आप चले गए मुझे क्यों छोड़ के यहाँ पे ऐसे मरते हुए। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अपने भाई छोट को फ़ोन करता है और बोलता है माँ को, मैं तेरे पास लेकर आ रहा हूँ। अब मैंने बहुत दिन हो गए रख ली, अब तू रखना माँ को। तो छोटा भाई भी मना कर देता है कि भाई मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं नहीं रख सकता। जब सावित्री को पता चलता है कि उसका छोटा बेटा भी मना कर रहा है कि मैं माँ को नहीं रख सकता, तो सावित्री को बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ़ होती है और बोलती है, हे भगवान अब क्या होगा। बताओ, बच्चे कितना मुसीबत से पालते पोसते हैं हम लोग, और बच्चे बड़े हो कर के हमें ही पराया कर देते हैं, हे भगवान। फिर रमेश अपनी माँ को बहला फुसला कर ले जाता है और बाहर सड़क पे छोड़ आता है। अपनी माँ को छोड़ देता है और बोलता है कि माँ तुम यहीं पे बैठना, छोटा आता ही होगा लेने के लिए, कहीं जाना नहीं, जब तक वो ना आ जाए तब तक कहीं नहीं जाना, आप यहीं रहना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ वहीं बैठी रहती है। पता नहीं कब आएगा मेरा बेटा, कितनी देर हो गई बड़े को गए हुए, बोल के गया था कि वो ना आई तब तक मत जाना। वहीं पास में खड़ा हुआ एक गांव के व्यक्ति भी बूढ़ी माँ को बहुत देर से घंटों से देख रहा था और सोच रहा था ये पता नहीं माँ जी कौन है, कहाँ से आई हैं, बैठी हैं, शाम होने को आई है, कहाँ जाएंगे, इनका कोई ठिकाना है कि नहीं है। उससे रहा नहीं जाता, फिर वो चल करके उनके पास आता है। सावित्री के पास आकर के बोलता है, अरे माँ जी आप कौन हैं, और मैं आपको सुबह से देख रहा हूँ और शाम होने को आए भी यहीं पे बैठे हो, कौन आने वाला है, आप किसका इंतजार कर रहे हो। तभी सावित्री बोलती है, अरे भाई क्या हुआ आपको, मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ, वो मुझे लेने आएगा। अरे माँ जी
सारे बेटे ऐसे ही होते हैं, कोई नहीं आ रहा आपको लेने वाला होता तो फिक्र नहीं होती इसको। उस व्यक्ति का मन नहीं मानता, वो फिर से माँ जी के पास पहुंच जाता है और बोलता है, माँ जी आपके बेटे नहीं लगता कि आएंगे, आप ऐसा कीजिए मेरे साथ चलिए, मेरी भी माँ नहीं है, मुझे भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी, आप मेरे घर चलिए माँ जी। तो सावित्री को ये समझ आ जाता है कि हाँ उसके बेटे नहीं आने वाले, वैसे भी मेरे बेटे हैं ही ऐसे कि आएंगे नहीं। तो सावित्री उस व्यक्ति की बात मान लेती है और उसके साथ चली जाती है और उसके घर रहने लगती है अच्छे से। फिर एक दिन सावित्री के घर पे एक पोस्टमैन आता है, जो सावित्री के पति ने बीमा कराया था अपना 5 लाख का, वही पैसे देने आता है और बोलता है, सावित्री बहन कहाँ है, मुझे उनको ये पैसे देने हैं, उनके बीमा के थे। तो रमेश बोलता है, माँ तो नहीं है, लाओ मुझे दे दीजिए, मैं दे दूँगा। तो पोस्टमैन बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ये पैसे मैं उन्हीं को दूंगा, मैं ऐसे और किसी को नहीं दे सकता, उन्हीं के नाम में है ये पैसे, आपको नहीं मिल सकते, वो आएंगी तभी मिलेंगी। इतना कह करके पोस्टमैन के जाने के बाद ही वो दोनों पति पत्नी इतना पछताते अपने किए पर कि हमने माँ को ऐसे नहीं भेजना चाहिए था, अगर वो होती तो ये पैसे भी आज हमारे होते। तो बच्चों, हमें इसी से सीख मिलती है कि अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उन्हें कभी दुख नहीं देना चाहिए। मेघा का पति घर पे आता है कुछ पैसे लेकर के। लो मेघा, ये पैसे रख देना, 50,000 हैं और मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मुझे दे देना। उसके घर में सविता नाम की नौकरानी थी, वो ये सब देख रही थी, बहुत लालची थी नौकरानी। इतना कह कर के वो चला जाता है अंदर और मेघा वहीं बाहर काउंटर पे ही पैसे रख देती है और वो भी अंदर चली जाती है। ये नौकरानी देख रही थी खड़े हुए। मेघा के जाते ही वो सविता मेघा के सारे पैसे उठाकर ले जाती है और रख लेती है। इधर मेघा आती है, पैसे ढूंढती है, उसको नहीं मिलते। वो सविता से कहती है, मेघा तुमने यहाँ पैसे देखे, मैंने रख दिए थे, मिल नहीं रहे हैं। सविता कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। तभी राजा आता है, तब पैसे दे दो। मेघा कहती है, पैसे मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ हैं, मैंने सारा घर ढूंढ लिया, तुमने नौकरानी से पूछा? मेघा बोलती है, हाँ पूछा, वो मना कर रही थी। अच्छा, तो बाहर से कोई आया है क्या? मेघा बोलती है, नहीं तो कोई नहीं आया। तो घर से पैसे कहाँ गायब हो गए? कहीं लिए ना हो, ये इसी का काम है, नौकरानी का ही, इसी ने लिए होंगे। अब हम एक काम करते हैं, अपने घर का CCTV फुटेज चेक करते हैं और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ज़रा देख के तो आओ मेरा लैपटॉप, मैं इसमें देखता हूँ। राज और मेघा लैपटॉप में चेक करते हैं CCTV फुटेज, उसमें देख लेते हैं कि हाँ नौकरानी ही है जो पैसे लेकर चली गई। मेघा आवाज़ देती है नौकरानी को, सविता सविता, तुम इतना झूठ बोलती हो, हमारे यहाँ 2-3 साल से काम कर रही हो, तुम्हें इतनी शर्म भी नहीं आई, तुमने पैसे ले लिए? नौकरानी बोलती, नहीं मालकिन, मैंने नहीं लिया। अच्छा, ये CCTV फुटेज देखो, इसमें हमने सब चेक कर लिया है। राज बोलता है, तुमने सिर पे चढ़ा के रखा है ना, उसी का नतीजा है ये, तब से तुम कुछ कहती नहीं थी। मुझे माफ़ कर दो मालकिन, मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, अब हम नहीं रखेंगे, तुम जाओ यहाँ से। दौलतपुर गांव में एक सावित्री नाम की औरत रहती थी और उसकी एक बेटी मीना भी थी। वो बहुत ही गरीब थी, जिसकी वजह से उसमें कोई पूछता नहीं था, सब ऐसे दुत्कारते। वो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी, रोज है ना माँ काली की सेवा करती थी, पूजा करती थी। और जब भी वो दोनों गांव में घूमने के लिए, किसी काम के लिए निकलती, तो औरतें ऐसी बुरा बुरा कह के बोलती, अरे ये, और सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ गई दोनों माँ बेटी, अब इनका चेहरा और देखना पड़ेगा, हमारा पूरा दिन खराब जाएगा। वो मंदिर में जाती हैं, तो पंडित भी उनको बोलता है, ये कहाँ से आ गई, जाओ यहाँ से। यानी कहाँ से चले आते हैं पूजा करने के लिए, मेरा मंदिर अपवित्र कर दिया।
तो सावित्री और मीना अपने घर आ जाते हैं और आपस में बातें करती हैं कि हे काली माँ, हमें ऐसा क्या है जो हमें कुछ सब ऐसे दुत्कारते हैं। माँ ये सब सुन रही थी और वो फिर से मंदिर जाती हैं। तो पंडित मिल जाता है कि नालायक हो, तुम लोगों को कितना समझाऊं, समझ में नहीं आता। मेरा इतना पवित्र मंदिर है, उस दिन मैंने गंगा जल से साफ करवाया था और तुम दोनों फिर से आ गई यहाँ पे। जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। इतना कह करके वो रोने लगती है। उसकी बेटी बेहोश हो जाती है वहीं पर और माँ काली आती हैं, उसको अपनी शक्तियों से ठीक कर देती हैं। फिर वो दोनों अपने घर आ जाती हैं और घर आकर देखती हैं इतना सारा भोजन होता है कि उनकी आंखें खुली रह जाती हैं और वो खाना खाने लगती हैं और मन ही मन बहुत खुश होती हैं कि ये सब माँ का चमत्कार है। और इधर माँ काली उस पंडित के घर पे जाती हैं जहाँ पंडित सो रहा था। सोते सोते पंडित एकदम डर जाता है। माँ काली बोलती, हे दुष्ट, तूने मेरे भक्तों का ऐसा अनादर किया है, मैं तुझको छोड़ूंगी नहीं है। मेरे भक्त मेरे मंदिर आते और तू उनको दुत्कारता है, आने नहीं देता दर्शन करने। पंडित, माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मेरे से गलती हो गई। मैं तो उनको वैसे ही दलित समझता था, गरीब हैं, नीची जाति के हैं, इसलिए मैं निकाल देता था। ए दुष्ट, मेरे यहाँ मेरे सारे भक्त बराबर हैं, कोई नीची जात ऊंची जात कोई मायने नहीं रखता। मेरे यहाँ पे सारे जो भी मेरे भक्तजन हैं सब बराबर हैं मेरे लिए। और तू जा उन माँ बेटी से माफ़ी मांग। तभी पंडित उनके घर आता है और दोनों माँ बेटी से माफ़ी मांगता है, कहता है कि सावित्री बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं अपराध का भागी हूँ, मुझे आप लोग माफ़ कर दो। इतना कह करके वो पंडित वहाँ से चला जाता है और तभी काली माँ प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, सावित्री, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तुम मेरी कितने सालों से भक्ति कर रही हो, मैं सब देखती आ रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी चिंता मत करना और तुम्हारी बेटी भी बहुत सुखी रहेगी। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। एक समय की बात है, चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो गरीब पति पत्नी रहते थे। वो अपना खेत से ही अपने परिवार का पेट भरते थे। एक दिन उस किसान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसकी पत्नी वो अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनती हो, मेरी तबीयत दिनों दिन ख़राब होती जा रही है, क्या करें, कैसे अपने परिवार का पोषण करें, बच्चे भी छोटे हैं, अभी तो बड़े होंगे, मैं कैसे क्या करूँगा, कैसे हमारा घर का गुजारा होगा क्या होगा। मैं यही सोच सोच के और घबराता हूँ, कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या करें कैसे करें, कुछ समझ नहीं आता। अरे आप इतना चिंता क्यों करते हो, आप अपना ख्याल रखिए, आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। खेत में जो भी होता है उससे हम पेट भर लिया करेंगे। उधर बच्चे उनके दोनों बैठे बैठे सुन रहे होते अपने माता पिता की बातें और सोच रही होती है। उनकी बेटी बड़ी थी, वो सोच रही होती है कि हमारे मम्मी पापा कितने परेशान हैं, हमारी वजह से भी हमारी पढ़ाई लिखाई में खर्चा करना पड़ता है, खेत में से कितना कमाते हैं, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, क्या करें। तो मुन्नी कहती है, अरे छोटू भैया सुनते हो, क्यों ना हम भी पापा की थोड़ा सहायता कर दें, जिससे उनकी तबीयत भी सही रहे और उनकी हेल्प भी हो जाए। तो हम और तुम काम करने चलते हैं खेत पे, पापा को पता भी नहीं चलेगा, हम कर भी आएंगे काम।
चलो भाई चलते हैं जल्दी जल्दी, शाम हो जाएगी फिर काम भी नहीं हो पाएगा। जानवर आने का डर रहता है ना खेतों पे, इसलिए हम जल्दी जल्दी चलते हैं। चलो भाई चलो, हम है ना खेत पे काम करेंगे और सब्जियां बेचकर पैसे कमाएंगे, उन पैसों से अपने पापा का इलाज कराएंगे। तो चुटकी खेतों पे पहुंच जाती है और सब्जियां काटती है, काट काट के इकट्ठी करती है। उसका भाई छोटा था, वो बैठा बैठा साफ करता रहता है। फिर वो दोनों सारी सब्जियां इकट्ठी करके मार्केट में ले जाते हैं, ले जा कर के बेच देते हैं। उन्हीं पैसों से अपने पिताजी के लिए दवा ले आते हैं और घर पे आकर अपने मम्मी पापा को बताते हैं उन्होंने कैसे खेत में ना काम किया जा कर के सब्जियां बेचकर और अपने पिताजी के लिए दवा